आगे मैं बैठा, मैं बोला इसको हटो, बोली नहीं ये तो मेरी कुर्सी है, हट ही नहीं रही। फिर मैं उसको बुला के लाया एयरलाइन वाली को, वो इसको बोली तो फ्रेंच में चिल्लाने लगी, गालियाँ देने लगी। पीछे लोग बैठे थे, उन्होंने कोशिश करी कि भी ट्रांसलेट करे, पर बोले कि इतना गंदा बोल दिया, हम बोलना ही चाह रहे। तो मैं जैसे इमिग्रेशन पे आया ना, बोला किधर जा रहा है, मतलब ऐसे इतनी रफ टोन में बोला। मैं बोला जिम्बाब्वे जा रहा हूँ। बोला वीज़ा, मैं बोला वीज़ा ऑन अराइवल है। बोला नहीं है वीज़ा ऑन अराइवल जिम्बाब्वे का। मैं बोला है। बोला नहीं है ऑन अराइवल। हर इंसान लड़ रहा है, कोई सीट के लिए लड़ रहा है, कोई किसी बात पे लड़ रहा है, लेकिन भीड़ देखो बाप इंटरनेशनल ट्रांसफर्स पे। मेरे को तो लग रहा है ऐसे छूट ही जाएगी। बोले हमें पता है ना, हम कर रहे हैं अपना काम, तू अपना काम करो। भाई बिल्कुल आखिर में ही चढ़ा था मैं अभी बस में, और अब आखिर उतरूंगा भी शायद मैं ही। छूटते छूटते रह गई अभी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ट्रिप खत्म होने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में, एक नए ट्रिप की शुरुआत के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से। इतनी भयंकर भीड़ हो रखी है, आप एयरपोर्ट पे देख ही सकते हो। आए भी था मैं, वैसे रात का समय, ठंड का टाइम है, और रात को सड़कों पे इतनी भीड़ नहीं थी, पर एयरपोर्ट पे इतनी भयंकर भीड़ हो रखी है भाई। जाने अपन कहाँ लग रहे हैं? अपन जाने लग रहे हैं दोबारा अफ्रीका। जी हाँ, 2024 में मैंने अफ्रीका इतना ट्रैवल कर लिया था कि फाइनली मैंने सोच लिया था कि अब मैं अफ्रीका नहीं जाऊंगा कुछ टाइम तक। लेकिन क्या करें यार, अफ्रीका में देश ही इतने सारे, 54 देश है अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे, और जिसमें से मेरे सिर्फ 19-20 हुआ है, तो दोबारा जाना ही पड़ेगा। तो अफ्रीका में अपन काफी जगह जा चुके हैं ऑलरेडी। पहले गए थे अपन नॉर्थ अफ्रीका में, मोरक्को घुमा था, उसके बाद वेस्ट अफ्रीका तो अपन पूरा घूम चुके हैं। ईस्ट अफ्रीका में मैं सिर्फ इथियोपिया और सोमालिया गया था, और साउथ अफ्रीका में तो अपन अभी गए नहीं। तो अब की बार मैं जाने वाला हूँ ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका की एक कंट्री जिम्बाब्वे। जी हाँ, में से काफी लोग जिम्बाब्वे को उनकी क्रिकेट टीम की वजह से जरूर जानते होंगे, इंडियंस। हालांकि पहले उनकी टीम काफी अच्छी होती थी, अब इतनी दिखती नहीं। उनका एक प्लेयर भी था एंडी फ्लावर्स, जो मेरे को याद है, पर हालांकि वो तो गोरा था। मोस्टली लोग हालांकि जिम्बाब्वे में अफ्रीकन ओरिजिन के होते हैं, और जिम्बाब्वे एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, जाम्बिया, मोजाम्बिक, इन सब कंट्री से सराउंडेड, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम उधर जाके जानेंगे। लेकिन अभी मेरी फ्लाइट के लिए चलते हैं अंदर। 2 घंटे से कम बचे हैं मेरी फ्लाइट में। यहाँ से मेरी फ्लाइट है एडिस अबाबा की, इथियोपिया की, और एडिस अबाबा से फिर मेरी फ्लाइट है एडिस अबाबा की, इथियोपिया की, और एडिस अबाबा से फिर मेरी अगली फ्लाइट है जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स एयरपोर्ट की। जिम्बाब्वे की कैपिटल तो हालांकि हरारे है, लेकिन हम जा रहे हैं विक्टोरिया फॉल्स एयरपोर्ट, जैसा कि मैंने बताया। और विक्टोरिया फॉल्स, जो कि दुनिया के सबसे बड़े वाटरफॉल्स में से एक है, ये 2 कंट्रीज में पड़ता है एक्चुअली, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। लार्जेस्ट और कैपिटल सिटी तो है हरारे, जैसा मैंने बताया। सेकंड लार्जेस्ट है बुलावायो। तो बुलावायो से फिर भी नजदीक होंगे विक्टोरिया फॉल्स एयरपोर्ट, वहां से भी, लेकिन फिर भी काफी घंटे दूर है। मेरे ख्याल 5-6 घंटे हम बुलावायो से भी दूर होंगे। पर एनीवे, चलते हैं, चेक इन करते हैं और फ्लाइट में बैठते हैं, लेट हो रहे। 2:25 वाली विक्टोरिया फॉल्स एयर इंडिया, सॉरी हाँ, पहले तो एडिस अबाबा जाएगी। इथियोपियन एयरलाइंस के साथ है ये, ET687D काउंटर पे। चलो, ये सही, हाथी और हाथी का बच्चा लगा दिया। वो रही सामने इथियोपियन। कई बार सफ़र कर चुका अब तो मैं इथियोपियन से वैसे। चलो, इतनी भीड़ तो नहीं है, सही है। लो भाई, तुम मेरी वीडियो बना रहे हो, मैं तुम्हारी बना लेता हूँ। करे परमवीर आगे लाइन में, मास्क ही पहनना पड़ेगा। चलो मित्रों, बोर्डिंग पास तो ले लिया। खैर इनका हर बारी का ही है, डोमेस्टिक है तो इंटरनेशनल चलना। चलो उधर चलते हैं, बताऊंगा एक बार। तो चलते हैं, यहाँ से अंदर घुसते हैं। यार इंटरनेशनल गेट्स पे तो बहुत भीड़ है। वैसे तो ई गेट्स आ गए अपने इंडिया में, पर उसकी परमिशन लेनी पड़ती है नहीं मेरे पास। वो अप्रूवल आने में बहुत टाइम लग जाता है ई गेट वाले के, और मेरे ख्याल से पता भी नहीं स्टाफ को भी चल रहा है या नहीं चल रहा। मेरा दोस्त रिसेंटली गया था अभी नवांकुर। अजीब ही पड़े भाई अपने इमिग्रेशन वाले भी। हो गया वैसे तो सब, 1 घंटा है अभी फ्लाइट में। ड्यूटी फ्री से निकल के गेट की तरफ चलते हैं, और वहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं आपके साथ। 15 है अपना गेट, 1 से 26 इधर। चलो, आमतौर पे वैसे एयरपोर्ट पे क्या होता है, दिल्ली एयरपोर्ट पे आती है मेरे को पहचान लेते हैं स्टाफ वाले, एयरलाइन के और इमिग्रेशन वाले भी। पर आज लकीली पहचाना नहीं है एयरलाइन वालों ने, तो इसलिए मेरे को कोई टेंशन भी नहीं रहती कि भी लेट हो भी रहूँगा तो कोई ना कोई जानकार मिल जाएगा। फिर मैं किसी को बोल दूंगा इमरजेंसी में, वो फिर काम करवा देते हैं। ना ही मैंने इमिग्रेशन पे किसी को बोला आज, ना ही मैंने आज एयरलाइन पे बोला कि भी देखे तो कि भी एक कॉमन पैसेंजर को कैसे ट्रीट करते हैं, कि कॉमन इंसान के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। तो पहले तो मैं आ गया एयरलाइन वाले काउंटर पे। वहाँ पे इथियोपियन एयरलाइंस थी, लेकिन ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया था। फ्लाइट भी शायद एयर इंडिया की, जो एडिस अबाबा जाएगी। तो उस लेडी ने मेरे से पूछा, भाई दिखाओ फ्लाइट टिकट। गेट 17 से 26 वहाँ, 1 से 14 यहाँ, 15 का है। 15 तो सामने ही है, इसलिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं। भाई साहब भीड़ देखना यार, कितनी भीड़ हो रखी है एयरपोर्ट पर। कहीं बैठने की जगह नहीं है, खड़े होने की, बैठने की, हर जगह। तो जैसा मैंने अभी बताया कि जनरली मुझे पहचान ही लेते हैं एयरलाइन वाले, एयरपोर्ट का स्टाफ और इमिग्रेशन वाले, पर मैं भी एहसान लेना पसंद नहीं करता। तो अच्छी चीज़ क्या हुई कि अभी बार लेडी ने पहचाना नहीं मेरे को,
जो स्टाफ था, हालांकि एयरलाइन तो मेरी इथोपियन एयरलाइन है, पर स्टाफ एयर इंडिया गई इधर दिल्ली एयरपोर्ट पे, क्योंकि मोस्टली जो लोग ट्रैवल करते हैं एयरपोर्ट पे उनका आना जाना होती है और वो मोस्ट लाइकली मेरी वीडियोस देखते हैं। पर वो लड़की मुझे नहीं जानती थी। और मेरा दोस्त नवांकुर है, यात्री डॉक्टर, मतलब मेरे से भी ज़्यादा घुमा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड ही है। वो ठीक बात कहता है कि ना दिल्ली एयरपोर्ट पे स्टाफ की ट्रेनिंग नहीं हो रही, उन्हें पता ही नहीं क्या चीज़ कैसे है, और ऊपर से इतने सारे लोग आते हैं। अब हमें तो पता है, हम उनसे बात कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, हमें चीज़ें पता है ट्रैवल से रिलेटेड, और एक आम आदमी को तो कुछ समझते ही नहीं। अब मेरा नंबर है उसके पास, उसने पासपोर्ट देखा, टिकट देखी, बोली कि भाई फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। मैं बोला जिम्बाब्वे। चलो अच्छी बात थी, उसे पता था कि जिम्बाब्वे का वीजा ऑन अराइवल है इंडियंस के लिए। वीजा का उसने पूछा तो मैं बोला जिम्बाब्वे जाके वीजा ऑन अराइवल लूंगा, उसे पता थी, चलो अच्छी बात ही है। फिर बोली कि भी रिटर्न टिकट दिखाओ, तो ना मैंने रिटर्न टिकट फ्यूचर की करा रखी है, एक डमी टिकट है, पर उसका 2 दिन PNR वैलिड है। न्यूयॉर्क से दिल्ली करा रखी है मैंने, और मैंने जान करके ऐसी जगह से कराई कि भी ताकि उनको लगे कि अगर ये अमेरिका जा सकते हैं तो इंडिया आई जाएगा, इसके पास US वीजा होगा। हालांकि मेरे पिछले पासपोर्ट में US वीजा। फिर उसने मुझसे पूछा कि भी ईस्ट अफ्रीका में ट्रैवल कैसे करोगे, एयरलाइन वाली ने बोली मेरे को अपनी ट्रैवल की फ्लाइट्स की बुकिंग दिखाओ। मैं बोला मैं तो बस से ट्रैवल करूंगा, ओवरलैंड ट्रैवल करूंगा, ईस्ट अफ्रीका में जो भी देश है जाम्बिया वगैरह, रोड से ट्रैवल करूंगा, वहां से मैं अमेरिका जाऊंगा, फिर मैं इंडिया आऊंगा। तो किसी तरह वो मान गई और उसने बोर्डिंग पास मेरे को दे दिया। और ना मतलब वो मेरे से सवाल करी थी इंग्लिश में, जबकि आपस में सारे लोग हिंदी बोलते हैं स्टाफ वाले, पर जैसे कोई पैसेंजर दिखना, इनकी ट्रिक होती है कि इंग्लिश बोल लो, क्योंकि आम इंसान को दबाने की कोशिश करते हैं। और मेरा खुद का भाई जब मैं बाली था, मेरे मामा का लड़का था, उसको भी ऐसे दबा रहे थे बार बार इंग्लिश बोल के। अब मैं उनके जवाब दिए गया तुरंत, वो समझ गई, उसने बोर्डिंग पास दे दिया। फिर मैं आ गया इमिग्रेशन पे। अब दोस्तों मैं जैसे इमिग्रेशन पे आया ना, तो इमिग्रेशन वाला आदमी उसने मेरे को नहीं बचाना। जनरली इमिग्रेशन वाले तो मेरे को जानते हैं, मोस्टली सारे फोटो वोटो भी खिंचाते हैं। तो जिस बंदे के पास मेरी आई ना, मैं उसके आगे आया, बोला किधर जा रहा है, मतलब ऐसे इतनी रफ टोन में बोला। मैं बोला जिम्बाब्वे जा रहा हूँ। बोला वीज़ा, मैं बोला वीज़ा ऑन अराइवल है। बोला नहीं है वीज़ा ऑन अराइवल जिम्बाब्वे का। मैं बोला है। मैं भी उसको उसी तरह जवाब देने लगा। बोला नहीं है ऑन अराइवल। मैं बोला है। उसने देखा भाई ये ऐसे किस तरह बोल रहा है, तो शायद वो समझ गया कि भी पता होगा अगले को इतना ज़्यादा, तो वो चुप हो गया फाइनली। पर वो अकड़ रहा था तो मैं भी अकड़ रहा था। फिर उसने तुरंत मार ही दी फिर कुछ देर बात करके स्टैम्प, क्योंकि मेरे को पता था भाई मेरी किसी भी चीज़ में गड़बड़ है नहीं, कुछ भी ये प्रूफ मांगे मेरे पास सारे प्रूफ है, मेरे को सारी चीज़ पता है। और वर्स्ट केस में बात अगर आगे तक जाती है तो इसके साथ वाले जो भी कोवर्कर्स है, बाकी ऑफिसर मुझे जानते ही होंगे। पर वो इसलिए शायद देख के दब गया, समझ गया कि भी अगला इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। पर आम इंसान को ही क्या समझते होंगे यार, मैं वही सोचता हूँ। चलते भाई अब बाकी फ्लाइट बोर्ड करते हैं, टाइम हो गया। और जिम्बाब्वे जाने का एक रीज़न ये भी था और कि भी वीज़ा ऑन अराइवल है और जाम्बिया के लिए ई वीज़ा है। हालांकि मैंने ई वीज़ा ले लिया जाम्बिया का, पर मेरा आया नहीं था, भी आया कल परसों ही। और टिकट भी हालांकि मैंने कल ही कराई, पर मैंने सोचा जिम्बाब्वे ही चलते पहले। और मैं एक मेरे दोस्त से मिलने वाला हूँ, आप देख ही लोगे आगे कौन सा दोस्त जिसने मेरे साथ वेस्ट अफ्रीका भी ट्रैवल किया था। कितनी कमी हुआ भाई दिल्ली एयरपोर्ट पे, लेकिन ये चीज़ देख के मज़ा आता है। देखो पानी की बोतल सिर्फ 10 रुपये की यार, मैंने मेरी ज़िंदगी में दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर इतना सस्ता पानी नहीं देखा। 10 रुपये की पानी की बोतल यार, कमाल हो गया। देखो जहाँ डिमांड ज़्यादा होती है वहाँ कन्वीनियंस के पैसे तो लगती है, इसलिए एयरपोर्ट्स में हमेशा आपको पानी महंगा मिलेगा। 200 रुपये 300 रुपये एक बार मैं ये पे कर दूँ, 200-300 से कम तो मिलता ही नहीं जनरली एयरपोर्ट्स पे। और 10 रुपये की सिर्फ पानी की बोतल। पेमेंट कर दी मैंने, डिस्पेंसिंग ऑर्डर, और ये आ भी गया यार, कमाल हो गया यार, खुश कर दिया इस चीज़ ने तो। मतलब ये पानी की बोतल बाहर भी 10 की मिलती है और एयरपोर्ट पे भी 10 की, हालांकि चाहे वेंडिंग मशीन हो, पर फिर भी यार वेंडिंग मशीन से भी महंगी होती है पानी की बोतल एयरपोर्ट्स पे। कमाल हो गया। अब भाई से मिलते, क्या नाम है भाई आपका? राहिल भाई। चलो भाई फोटो करानी है, बात कर लो। अल्लाह भाई बात करा दो। हाँ जी हाँ जी, कैसे हो? मेरे चाचा बहुत लंबे। मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? वीडियो में आ गया आप? भाई आपको बस मैं तुमसे फॉलो कर रहा हूं। मेरी बात मुझे बहुत ही अच्छा लगा कसम से भाई। भीड़ हो रखी है खूब, लाइन में सारे लोग पहले ही जाए खड़े हो जाते हैं, जिनकी लोग बुलाते भी नहीं वैसे, तो थोड़ी देर में चलेंगे। चलो करते हैं बोर्ड। भाई सीट का रोड़ा हो गया था, अभी आधे घंटे चले ही नहीं लोग, किसी और की सीट पे बैठ गए एग्जिटर पे। बोले हमारे तो घुटनों में दर्द हो रहा, हट ही नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से आगे स्टाफ ने हटाया, अब रास्ता खुला है। फ्लाइट के टाइम से भी लेट हो गए। मेरी भी खिड़की वाली और कोई और बैठा है मेरी पे भी, अभी देखते हैं। तो भाई ये थी मेरी कुर्सी जिस पे आप साफ साफ देख सकते हो 33L लिखा है, और L है खिड़की वाली सीट, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बैठी थी एक और ही औरत, मैं इसे आगे बोला कि उठ जा भी मेरी सीट है, उठी नहीं, बहस करने लगी मेरे साथ। फिर मैंने जाके बोला स्टाफ को, आगे मैं बैठा, मैं बोला इसको हटो, बोली नहीं ये तो मेरी कुर्सी है, हट ही नहीं रही। फिर मैं उसको बुला के लाया एयरलाइन वाली को, वो इसको बोली तो फ्रेंच में चिल्लाने लगी, गालियाँ देने लगी जान करके, क्योंकि अंग्रेजी से बोलनी नहीं आती और ताकि मैं समझ ना लूँ। अब इथोपियन एयरलाइन है, स्टाफ भी इनका अमहरिक बोलते हैं जो इथोपिया की भाषा है, फ्रेंच थोड़ी बोलते हैं वहाँ, वेस्ट अफ्रीका की मोस्टली कंट्री में बोलते हैं। आगे चिल्लाने लगी, गालियाँ देने लगी, पता नहीं क्या, मैं तो समझ में नहीं आई। अब पीछे लोग बैठे थे, उन्होंने कोशिश करी कि भी ट्रांसलेट करे, पर बोले कि इतना गंदा बोल दिया, हम बोलना ही चाह रहे और हटे ना। फिर
एयरलाइन वाले आ गए, इन्होंने उसको बोला, तब जाके किसी तरह हटी और अब भी चिल्लाने लगी जैसे पता नहीं इसके बाप की सीट है, इसके बाप का प्लेन है, पता नहीं क्या समझ रही है कुछ वो। इतना मैं तो ले लेती, बिजनेस क्लास ले लेती, इतनी औकात है तेरी तो, जो इतना चिल्ला रही है। तो मेरे साथ में बैठी है यही है। आ गया अपना खाना और वो भूख को भी दे दिया। फ्लाइट लैंड होनी थी यहाँ पे 6:45 और वक्त हो गया 7:18। मेरी अगली फ्लाइट है एडिस अबाबा से जिम्बाब्वे की विक्टोरिया फॉल्स की 8:30 बजे, यानी कि अभी से सिर्फ 1 घंटे बाद, और मुझे ट्रांजिट करना है। चोर तो चलेगी ऑलरेडी, पता नहीं कौन से देश की। वैसे यार हर बार एक्सपीरियंस तो मेरा बेकार ही रहता है इथोपियन एयरलाइन के साथ। कम से कम मैं 5-6 बार फ्लाई कर चुका इथोपियन एयरलाइंस में, और हर इंसान लड़ रहा है, कोई सीट के लिए लड़ रहा है, कोई किसी बात पे लड़ रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है इनके। पैसेंजर्स भी सारे ऐसे ही आते हैं। लो भाई आगे एडिस अबाबा बोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऐसे कुछ नाम है शायद इसका। इधर भी मैं 5 बार आ चुका मेरे ख्याल से इस एयरपोर्ट पे। पिछली बार मैंने इथोपियन एयरलाइंस ली थी जब मैं वेस्ट अफ्रीका से वापस इंडिया गया था, नवंबर 2023 की बात है। तो मेरी फ़्लाइट थी गिनी कंट्री से, कोनाक्री से शायद वागाडुगू बुर्किना फासो होते हुए, फिर एडिस अबाबा, फिर एडिस अबाबा से दिल्ली। तब भी मैंने इनका इंटरनेट पैकेज खरीदा था पूरी फ्लाइट का, $25 का आता है, क्योंकि $25 पे करो और आपकी अगली फ्लाइट में भी आपका इंटरनेट फ्री होता है, आप वाईफाई चला सकते हो प्लेन में। पर वो काम ही नहीं करा, मैंने $25 पे करे और वो काम ही नहीं करा। मैंने कैबिन क्रू को बताया भी, पर कोई फ़र्क नहीं किसी का। इसलिए अगली बार मैंने सिर्फ 1 घंटे खरीदा था, बीच में जब मेरा मन करा थोड़ी देर इंटरनेट चला लेते, वो फिर भी सस्ता पड़ा, वो $5 का 1 घंटा होता है, और $25 इंस्टेंट पूरी फ्लाइट के धरने के पे करो, और फिर वो चले ना तो सारा नुकसान है। तो पिछली बार ये एक्सपीरियंस था। उससे पहले भी खाने की दिक्कत, कभी कुछ दिक्कत ऐसी है, लोग शोर मचाते रहते हैं, और मतलब ना थोड़ी इसी तरह के लोग आते हैं, मैंने देखे इस फ्लाइट में हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। अब मेरे को करना है ट्रांसफ़र अपनी अगली फ़्लाइट के लिए, और अगली फ़्लाइट 1 घंटे में उड़ जाएगी। आई एम श्योर 10-15 मिनट में उसकी बोर्डिंग भी शुरू होने वाली है, और क्या पता शुरू हो भी चुकी हो। लेकिन भीड़ देखो अब आप इंटरनेशनल ट्रांसफर्स पे, मेरे को तो लग रहा है ऐसे छूट ही जाएगी। उधर तो भाई नंबर ही नहीं आना था, मैंने एयरलाइन वालों से बात करी और बिजनेस क्लास की लाइन में आ गया ताकि जल्दी से नंबर आ जाए, वरना तो छूट जाती उधर। तो पहले तो बाहर ही इतनी भीड़ थी, और ये देखो अंदर भी कितनी भीड़ है इकोनॉमी क्लास वालों के लिए, मतलब रेगुलर पैसेंजर्स के लिए। हूँ तो मैं भी इनमें से ये की, लेकिन छूट जाती मेरी तो फ्लाइट अगर ऐसे लगे रहते तो। भाई बड़ी मुश्किल से फारिग हुए यहाँ पे भी, बिजनेस क्लास वाली लाइन में भी वैसे बहुत ही अनऑर्गेनाइज था, मैंने हिस्सा था। बाथरूम यूज़ करने गया था, भी बोले ये बंद है, ऊपर जाओ, ये काम नहीं कर रहे। ये ऊपर इंटरनेशनल डिपार्चर B7 है मेरा गेट जो है। वैसे भीड़ तो हर बार ही मिलती है काफ़ी इस एयरपोर्ट पे, क्योंकि अफ्रीका के मोस्टली कनेक्शन इथोपियन एयरलाइन से ही है। वो रहे गेट्स B1 से B7। पिछली बार आया था तब भी रात के टाइम काफ़ी भीड़ थी। बल्कि मेरा अफ्रीका का सफ़र या अफ्रीका का मेरा जो पहला ट्रिप था वो भी इथोपिया का ही था। इनफैक्ट जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट करा था यूट्यूब पे, वो भी इथोपिया की वीडियोस बनाई थी मैंने पहले। एडिस अबाबा आया था, एडिस अबाबा से मैं गया था ओमो वैली, जिनका नाम था उस जगह का, बसों में धक्के खा गए। तब पहली बार आया था 2019 में। उसके बाद फिर ट्रांजिट कराया मैंने इधर इथोपियन एयरलाइन से एडिस अबाबा में काफ़ी बारी। B7 इस तरफ होएगा। ये देखो उधर होटल भी लिख रखा है, क्योंकि ना इथोपियन एयरलाइंस वाले आपको होटल देते हैं, अगर आपका लेओवर लंबा हो थोड़ा तो फ्री होटल देते हैं इथोपियन एयरलाइंस वाले। तो उसका रास्ता भी यहीं से है, अपने गेट B7 का भी इधर से ही है। ये देखो ये लिख रखा स्काईलाइट टर्मिनल होटल। भाई मेरे को लग रहा है इतनी देर में गेट B7 मिलेगा, इतनी देर में मैं पैदल ही पहुंच जाऊंगा इधर से जिम्बाब्वे। पता नहीं कौन से कोने में छुपा के रख रखे है गेट B1 से B7। वैसे तो मेरे बोर्डिंग पास पे लिख रखा है गेट B7, पर फिर भी एक बार स्क्रीन पे चेक कर लेते हैं, लास्ट मोमेंट में कई बार बदल जाते हैं गेट, कहीं मैं जाए जाऊँ है। तो यही ET 823 B7 वो सामने दिख रहा मेरे को B1 B2 B3 B4 B5 तक है। B5 तो हो रहा।
भयंकर भीड़ हो रखी है भाई यहाँ बोर्डिंग गेट से भी, और इधर तक भी अपन इसलिए पहुंचे क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी की लाइन में मैं बोला भाई मेरी फ्लाइट है, जल्दी बिजनेस क्लास में जाने दो, और उन्होंने तुरंत जाने दिए, इसलिए यहीं तक पहुंचे, नहीं यहाँ तक भी नहीं आ पाते अपन। वो लेडी नहीं समझ में आई, बाकी मेरे को जो इतनी बदतमीज थी मेरे साथ जो बैठी थी पिछली फ्लाइट में, कौन से देश की थी, मैंने उसका पासपोर्ट देखा था, ब्लू से कलर का था, और क्योंकि वो फ्रेंच बोल रही थी तो मोस्ट लाइकली वेस्ट अफ्रीका से होगी, क्योंकि थी तो अफ्रीकन डिसेंट की, और वेस्ट अफ्रीका में बोलते ज़्यादातर फ्रेंच, तो पता नहीं, रिसर्च करूँगा थोड़ी सी जाके, क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि इतने बदतमीजी इंसान, इतने बेवकूफ़ अनसिविलाइज लोग कौन से देश के हैं, क्योंकि मेरे को नहीं ध्यान ब्लू पासपोर्ट कौन से देश का होता है, थोड़ा देखता हूँ, या तो उसका इकोवास का पासपोर्ट था जो इकोनॉमिक कमीशन ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स है, पता नहीं, क्योंकि मैं नाम पढ़ नहीं पाया पासपोर्ट पे, जब उठने लग रही थी तो थोड़ा सा पासपोर्ट दिखा था पर वो ब्लू था। इधर भी पहुंच तो गए किसी तरह फ्लाइट के उड़ने से पहले, लेकिन भीड़ लगी हुई है, पता नहीं क्यों करवा ही नहीं रहे बोर्ड। बच गए भाई, ये भी छूटती। भाई बिल्कुल आखिर में ही चढ़ा था मैं अभी बस में, आखिरी में ही था, और अब आखिरी उतरूंगा भी शायद मैं ही। छूटते छूटते रह गई भी, मैं बाथरूम चला गया था और बोर्डिंग इतनी देर में पूरी हो गई थी, फिर मैं लाइन तोड़ के भाग के गया। सारे टूरिस्ट ही है जो जा रहे विक्टोरिया फॉल्स, मेरे को जिम्बाब्वे के तो लोग दिख ही नहीं रहे। चलो अब की बारी तो कोई और बैठा नहीं मिला, आसानी से अपनी सीट मिल गई जो बुक कराई थी। एग्जिट रो की तो सोल्ड आउट थी सारी, वरना मेरे को एग्जिट रो वाली लेनी थी एक्स्ट्रा लेग रूम की, पर कोई नहीं, इनका वैसे ठीक था, मैंने देखा था लेग रूम, मतलब इतना गंदा नहीं है तो गंदा ही, पर उतना भी नहीं है, कई तो बहुत ही गंदी होती है। चलो कुछ प्लेन्स में बाकी शीशा टिंट करने का इधर होता है बटन, इसको अपन पूरा टिंट कर देते हैं, अंधेरा हो जाएगा, रोशनी ज़्यादा तेज़ आ रही है अभी। पहली चीज़ तो फ्लाइट में ऊपर से पानी टपक रहा है, ये देखो। आप टेक ऑफ भी कर लेते हैं पानी में भीगते भीगते। भाई मैं सोच रहा था लोग उतर क्यों नहीं रहे, फिर मेरे याद आया ये तो आगे जाएगी गैब्रोन है, जिनको यहाँ उतरना है वो जल्दी भागो। मेरी आदत तो है आखिरी में जाने की, पर कोई उतर ही नहीं रहा था, फिर ध्यान आएगी तो आगे और जानी है फ्लाइट। ये लो भाई, वेलकम टू जिम्बाब्वे। ये रे बाकी मेंबर सारे पहले उतर गए थे विक्टोरिया फॉल्स वाले। चलते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं, पहुंचते एक हॉस्टल बुक कराया मैंने। यहाँ पे फिर भी टूरिस्ट दिख रहे हैं, वेस्ट अफ्रीका में तो टूरिस्ट दिखते ही नहीं थे। पहले तो ये फॉर्म दे दिया भाई इन्होंने, फॉर्म भरो, इसके बाद फिर सिंगल डबल एंट्री जो भी लेना है वीज़ा का वो करना है, भरते दो, पता नहीं क्यों दे रही है। बर्ली डिक्लेरेशन वीज़ा लेते हैं अब। वीज़ा ऑन अराइवल ले लिया और देखो अपना बैग किस तरह पटक रखा है, सारे जा चुके, अपने को इतनी देर लगी क्योंकि वीज़ा कुछ ही कंट्रीज़ को चाहिए था यहाँ का। एग्जिट, अपने इंतज़ार में तो कोई नहीं आया होगा अनफॉर्चुनेटली, बाहर निकल गई, तलाशना है कुछ ना कुछ शहर पहुँचने के लिए। ये कुछ एयरपोर्ट के अराइवल डिपार्चर कुछ कह लो, कॉमन एंट्रेंस हॉल्स है ये, एग्जिट हॉल्स, और इधर है रेंट कार वगैरह के, क्योंकि लोग ना यहाँ पे गाड़ी भी रेंट लेके जाते हो। देखो यूरोप कार रहा, नामीबिया वगैरह आसपास के ईस्टर्न अफ्रीका ट्रैवल करते हैं। यहाँ पे लोग खड़े हैं बाहर, वो जिंगलाला से खड़े हैं स्वागत में कुछ। एक सिम कार्ड तो ले ही लेते हैं यार, ये कौन सी है,
एक बारी बैठ के पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि भी क्या हुआ एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन पे क्या हुआ, और सारी कहानी सुनाता हूँ। तो एयरपोर्ट पे लैंड हुए जैसे ही मैंने आपको बताया कि फ़्लाइट आगे जानी थी गैब्रोने। वैसे स्वागत है आप सभी का, 104वीं कंट्री मेरी में, जिम्बाब्वे में। एनीवे, तो लैंड हुए, फ्लाइट आगे जानी थी गैब्रोने। मैं किसी तरह उतरता हूँ, थोड़ा लेट उतरता हूँ, लेकिन फिर मैं चला जाता हूँ सीधा वीज़ा लेने के लिए। एयरपोर्ट पे वाईफाई था, पर वाईफाई काम नहीं कर रहा था इनके एयरपोर्ट का। मैं लाइन में लगा रहता हूँ। एक हेल्थ स्क्रीनिंग थी, उन्होंने मेरे से पूछा कि भी आप इथोपिया में आपने बस ट्रांजिट करा था या फिर आपने रात भी बिताई थी इथोपिया में? मैं बोला बस ट्रांजिट करा था। तो बोले जाओ। फिर जिन लोगों ने रात बिताई थी उनकी शायद अलग से स्क्रीनिंग वगैरह कर रहे होंगे, मलेरिया पता नहीं येलो फीवर का कुछ मांग रहे होंगे। एनीवे, वो पार हुआ। फिर उसके बाद वो हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया वीज़ा के लिए, वो मैंने भरा। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम्हें सिंगल एंट्री वीज़ा चाहिए डबल एंट्री? मैंने पूछा रेट क्या है? तो बोले सिंगल एंट्री है $30 का और $15 एक्स्ट्रा दोगे तो डबल एंट्री वीज़ा मिल जाएगा $45 का। तो मैंने सोचा $15 का ही फ़र्क है, $45 का ले लेते हैं। हालांकि अगर आप बॉर्डर से क्रॉस करोगे, ओवरलैंड आओगे जिम्बाब्वे में, तो मेरा दोस्त आए कल ही, उससे $20 एक्स्ट्रा मांग रहे थे, जबकि एयरपोर्ट पे $15 ही एक्स्ट्रा है, यानी कि $5 एक्स्ट्रा मांगे गए बॉर्डर पे, जो कि मोस्ट लाइकली घूस है, यानी कि रिश्वत। बाकी एक दो और दोस्तों से भी सुना है मैंने कि ना बॉर्डर पे इनके जिम्बाब्वे के इमिग्रेशन ऑफिसर्स थोड़े रहते हैं करप्ट। बाकी एक इनका काजा वीज़ा भी होता है, जिसमें आप जिम्बाब्वे और जाम्बिया दोनों देशों में बार बार आ जा सकते हो। और विक्टोरिया फॉल्स जो है ये दोनों देशों में पड़ता है, जैसे मैं आपको बता चुका। तो काफी लोग कभी उसे जिम्बाब्वे की साइड से देखते हैं, कभी जाम्बिया की साइड से, तो उनके लिए काजा वीज़ा सही है। वो $50 का था। पर मेरे पास ऑलरेडी जाम्बिया का भी डबल एंट्री वीज़ा है, मेरा उनका ही वीज़ा आ चुका था, तो मैंने डबल एंट्री वीज़ा ही जिम्बाब्वे का भी ले लिया, ताकि अगर मेरे को भी जाके वापस आना हो तो मेरे पास वो ऑप्शन रहे। और एक लेडी थी मेरे साथ में ही, उसको काजा वीज़ा चाहिए था, लेकिन उसे डबल एंट्री वीज़ा दे दिया। और वो बोल भी रही है कि मुझे नामीबिया जाना है, रोड ट्रिप करनी है, मैं वापस आऊंगी। ये वो बोल रहे हम ऑफिसर है, हमने आपको ठीक ही दिया। और उसकी मदद के लिए मैं भी बोला कि ये जाम्बिया कैसे जाएगी, वहाँ पे मांग लेंगे इससे वीज़ा, ठीक है यहाँ पे तो आ जाएगी, डबल एंट्री दे दिया आपने, पर ये जाम्बिया कैसे घुसेगी? बोले हमें पता है ना, हम कर रहे हैं अपना काम, तुम अपना काम करो। मतलब उस बेचारी लड़की ने काजा वीज़ा मांगा था, उससे पैसे भी ले लिए, लेकिन वीज़ा उसे दिया डबल एंट्री जिम्बाब्वे का। जाम्बिया का वीज़ा उसमें इंक्लूडेड नहीं है। काजा देते तो उसमें वो जाम्बिया बिना वीज़ा के जा सकती थी, तो बेचारी परेशान सी थी। ऐसे ही है इनका। बाकी जो यूरोपियन ट्रैवलर्स थे वो ठीक रह गए, बल्कि उनकी अलग लाइन थी, वीज़ा फ्री एंट्री जिन नेशनलिटीज़ की थी, तो वो सारे सीधा उस लाइन में लगे और बिना वीज़ा लिए आगे। कुछ ही देशों को चाहिए था वीज़ा, पर उनके लिए वीज़ा ऑन अराइवल था, जैसे अपन थे। अपना पासपोर्ट थोड़ा कमज़ोर ही है, तो मेरे से देख तो सवाल जवाब भी कर रहे थे इमिग्रेशन पे। बाकी किसी से मैंने करते नहीं देखा उन्हें। मेरे से पूछ रहे थे कहाँ रहोगे, कब जाओगे, किस लिए आए हो, तो फिर यही है। पर ठीक है, चलो वो भी अपना काम कर रहे थे। अब हो गए अपन यहाँ से फ्री। और दोस्तों इस वीडियो को हम रखते हैं यहीं तक। यहाँ से अब हम एक सिम कार्ड लेंगे, टैक्सी तलाशेंगे, यहाँ से शहर पहुँचेंगे, शहर जाके मेरे हॉस्टल में घुसेंगे, चेक इन करेंगे, मेरे दोस्त से मिलेंगे और शायद आज ही विक्टोरिया फॉल्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो वो वाला सारा पार्ट आप देखोगे अगली वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में।